Hello everyone, this is Neha. Welcome to Neha Management Classes. Today I am going to start one series for UGC NET aspirants, and this series will be helpful for MBA student as well as for MCOM student. As you can see, यहाँ पे मैंने आपके सिलेबस के कुछ यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक यूनिट 1 एंड यूनिट 2. यू कैन सी MBA और MCOM बोथ हैव द सेम टॉपिक. ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 70% जो सिलेबस है आपका मैच करता है. तो आपको सिर्फ इन टॉपिक्स को तैयार करना है एंड यू विल बी रेडी टू गिव द एग्जामिनेशन. इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि UGC नेट जो है दैट इज़ जस्ट द स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको इन टॉपिक का जो मेन कंटेंट है, जो आप बोल सकते हो जो कोर है जिसके बारे में आप बताना चाहते हो, या मेन लाइन्स हैं, बस वो पता होनी चाहिए एंड यू कैन क्रैक इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट. सो आज हम यहाँ पे कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे. और इफ़ यू हैव स्टडीड ओनली 10 MCQs तो आपके ऑलमोस्ट जो 40 टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर अप हो जाएंगे. रीज़न बीइंग यहाँ पे जो भी आपको हमने ऑप्शंस में चीज़ें दी हुई हैं उन सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो ऑलमोस्ट आपके 40 टॉपिक्स हैं जो हम वी कैन से उनको हम टच कर लेंगे कहीं ना कहीं किसी एंगल से. ओके तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द सिस्टम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. सबसे पहले जब भी आप मैनेजमेंट थ्योरीज़ को स्टडी करोगे तो आपको पता होना चाहिए क्लासिकल थ्योरीज़, नियो क्लासिकल थ्योरीज़ और मॉडर्न थ्योरीज़ के अंडर कौन सी थ्योरीज़ आती हैं. और इन थ्योरीज़ को हम जो उनके सेकंड नेम हैं जिनसे हम इनको जानते हैं वो आपको पता होने चाहिए. और ये किसके चीज़ पे बेस थे, इनका मेन कंटेंट क्या था वो आपको पता होना चाहिए. लाइक हॉथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट था that was related to human relation theory and this theory was given by Elton Mayo. ओके ऐसे ही आपकी सिस्टम थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है. सिस्टम थ्योरी जो थी वो आपकी मॉडर्न थ्योरी थी. और क्लासिकल थ्योरीज़ में आपकी ये तीनों थ्योरीज़ आ जाती हैं. हेनरी फ्योल की आपके अथॉरिटिव वाली जो थ्योरी थी दैट, एंड द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी विच इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल, और FW टेलर जो कि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी. ये थ्योरीज़ आपकी क्लासिकल थ्योरीज़ के अंडर आती हैं. तो आपको इनका जो कोर कंटेंट है दैट शुड बी नोन टू यू. ओके एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट नो एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन सुपीरियर इज़ कॉल्ड. आपकी जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के, उसमें से ही एक ये पॉइंट को इन्होंने पिक किया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो इसके 14 पॉइंट्स हैं उनमें से किसी ना किसी पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में. लाइक यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे नो एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन सुपीरियर, मतलब एक से ज़्यादा सुपीरियर को किसी भी एम्प्लॉय को रिपोर्ट ना करना पड़े. तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है, और ये आपका एक पॉइंट था आउट ऑफ 14 प्रिंसिपल, मतलब एक प्रिंसिपल था गिवन बाय हेनरी फ्योल. ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको मैच करने हैं. Z थ्योरी है, Y थ्योरी है, हायरार्की नीड थ्योरी है और हाइजीन थ्योरी है. और यहाँ पे आपको लिस्ट 2 में ऑप्शंस दी हुई हैं. जब भी आपको कोई मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है तो इनको अटैम्प्ट करने का जो बेस्ट तरीका है दैट इज़ कि आपको इनमें से एक भी पॉइंट जो है जिसके लिए आप श्योर हो, लाइक आई एम श्योर अबाउट द मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की, है ना, जो कि मोटिवेशनल थ्योरी थी. तो मुझे पता है यहाँ पे कि जो हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय मैस्लो. इट मीन्स कि जो थर्ड पॉइंट है आपका दैट शुड मैच विद B. तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप इनके ऑप्शंस को देखो. और यहाँ पे देखिए 3 वाला जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे जाकर, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे किसके साथ, B के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है. तो यहाँ पे आपका थर्ड B के पास आता है C ऑप्शन में. और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका B के साथ मैच कर रहा हो. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट है थर्ड, ये B के साथ आपका मैच कर रहा है. तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जब एक के बारे में कंफर्म है तो बाकी सब खुद ही मैच हो जाता है. अगर आपके पास ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते
फिर आपको जो दूसरा कोई अगर किसी के बारे में हल्का सा भी आइडिया, तो आप दूसरे ऑप्शन को देख सकते हो कि ये शॉर्ट किसके साथ मैच होना चाहिए, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। एंड वन थिंग मोर, मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, जैसे मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी, मैकलेंड ने दी थी, एडम्स थ्योरी है, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, XYZ थ्योरीज हैं। ये थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आप जब भी इसके लिए प्रेपरेशन करोगे तो आपकी ये जो मैंने आपको पहले मैनेजमेंट थ्योरीज बताई एंड देन आपकी मोटिवेशनल थ्योरीज है, इनके गो थ्रू ज़रूर होना है और इनके आप पॉइंट्स भी लिख सकते हो सामने, है ना। ओके, द आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसी फर्स्ट वाले ट्रिक से ही मैच कर लिया था, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। नेक्स्ट इज नीड हायरार्की थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय सी। यहाँ पे यही क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी, जहाँ पे हमने 5 हायरार्कीज़ की बात की थी। मैस्लो की जो हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी थी, इसमें हमने 5 हायरार्कीज़ बनाई थी कि आपकी जो फर्स्ट लेवल जब आप कवर कर लेते हो, या वी कैन से कि जब आप फर्स्ट लेवल की चीज़ों को अचीव कर लेते हो, तब आप सेकंड लेवल की हायरार्की में सेकंड लेवल पे मूव करते हो, और उनको अचीव करने के लिए आपके जो मोटिवेशनल फैक्टर हैं, ऑल दोज आर इन सेकंड हायरार्की। जब आप उनको अचीव कर लोगे, इसी तरह आपके थर्ड हायरार्की, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे 5 उन्होंने लेवल्स बनाए थे हायरार्की में, जो कि मोटिवेशनल फैक्टर्स थे, ठीक है। तो नीड हायरार्की थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, यहाँ पे आपको पता है अब्राहम मैस्लो इसका आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एल्टन मायो ने मैंने आपको पहले बताया था हॉथॉर्न इफेक्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था, एल्टन मायो ने ही ये थ्योरी दी थी, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ओके, पीटर एफ ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इस थ्योरी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। See, the next question is the term grapevine communication is related to। तो आपको जब भी कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आएगा, तो मैंने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें देखा है कि 70% इन जो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें भी आपका ग्रेप वाइन वाला जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया गया है। और इतनी बार रिपीट किया गया कि अब लोग जब भी कम्युनिकेशन की तैयारी करते हैं, कम्युनिकेशन वाले टॉपिक को कवर करते हैं, तो इस क्वेश्चन को तो ज़रूर आप बोल सकते हो कि इसके गो थ्रू होना चाहिए, मतलब ये तो आंखें बंद करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। द टर्म ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज़ रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, इनके आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन में किस किस तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है। इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन का मीनिंग होता है कि जस्ट लाइक वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डायरेक्शन फिक्स नहीं की जाती। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कहीं भी किसी भी साइड आप, मतलब आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में वो आपकी जो कम्युनिकेट हम चीज़ को कर सकते हैं। वहाँ पे कोई लेवल नहीं है कि इसी हायरार्की में हॉरिजेंटल लेवल में वो कम्युनिकेशन का फ्लो होगा या वर्टिकल लेवल में, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। ओके, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज़ रिलेटेड टू, जैसे मैंने आपको बताया था FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, तो उसमें से ही एक टॉप जो मेन उनका पॉइंट था दैट वाज डिफरेंशियल पीस रेट। तो वो किससे रिलेटेड था? दैट वाज रिलेटेड टू, यहाँ पे ऑप्शन है टाइम वेज सिस्टम, पीस वेजेस सिस्टम, इंसेंटिव वेज सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर है इंसेंटिव वेज सिस्टम। अकॉर्डिंग टू हिम, टेलर ने क्या कहा था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से ज़्यादा काम करते हो, तो आपको उसके लिए जो आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है उसके लिए उतने ही एक्स्ट्रा आपको इंसेंटिव भी दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था, दैट वाज सेइंग कि आपको इंसेंटिव वेजेस मिलने चाहिए जो आपने एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ वर्क आपने वर्क किया है। ओके, सो योर ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है। सी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, हाइजीन फैक्टर, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड लिक्विड्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं जो जिनको आपने आगे फर्दर मैच करना है ABCD के साथ, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, मोटिवेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इनके साथ मैच करने से पहले मैं आपको जो ये पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता था?
सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हम बोल सकते हैं कि नियर द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, जिसमें हम एक एम्प्लॉय को उसको सेल्फ रियलाइज़ करने और दूसरों के बारे में चीज़ें जानने के लिए उनको ट्रेन करते हैं। ओके, इसको हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बोलते हैं। हाइजीन फैक्टर, ये एक मोटिवेशन थ्योरी में हमारे मोटिवेशन फैक्टर जो थे उसमें हाइजीन फैक्टर थे, ये हमारा मोटिवेशन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में आता है। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, इसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग है कि एक पर्सन के अंडर कितने लोग उसको रिपोर्ट करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ जो सबऑर्डिनेट हैं जो आपके अंडर वर्क कर रहे हैं उसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। और लिकेट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेसिकली लीडरशिप में आपको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट स्टाइल्स की बात करते हैं। तो लिकेट मैनेजमेंट स्टाइल में बेसिकली आपके पास 4 to 5 स्टाइल हैं जिनको हम बहुत अच्छे से, जिनको आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ एक्सप्लॉयटिव यहाँ पे स्टाइल था आपका, एक बेनेवोलेंट था, एक कंसल्टिव था, एक डेमोक्रेटिव और वी कैन से पार्टिसिपेटिव। ये लीडरशिप स्टाइल थे, आपके मैनेजमेंट के स्टाइल थे कि आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, मैनेजमेंट स्टाइल है। ठीक है, तो अब इसमें से मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी आपको मैच करना हो, आप किसी एक चीज़ के बारे में अगर श्योर हैं, जैसे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट को पता होगा कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। और यहाँ पे हाइजीन फैक्टर है जो मोटिवेशन थ्योरी है। तो सी सेकेंड पॉइंट जो था आपका, हमें यहाँ पे पता है कि हाइजीन फैक्टर जो है दैट इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन और नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इज़ रिलेटेड टू स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इट मीन्स आपके ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, सेकंड का सी के साथ और थर्ड का डी के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड का सी के साथ और थर्ड का डी के साथ इसमें आ रहा है, और एक बी ऑप्शन में भी आ रहा है। जब कभी ऐसा हो जाए कि दो ऑप्शन में वो सेम चीज़ें जो आपको पता है, आप श्योर हो, अगर आपको ऐसे वाला कोई ऑप्शन आता है तो फिर आपको उन दो रिमेनिंग ऑप्शन है उनको आप डिलीट कर दीजिए। अब उन दो में से आपको फाइनल करना है, तो फिर उसके बाद तो आपका नॉलेज पे ही आपका गैस ही वर्क कर सकता है। अगर आपको थोड़ा सा किसी के बारे में आइडिया है तब आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो ध्यान से। ठीक है, ओके। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मैंने जैसे ऊपर भी बताया, दिस मैथड इज़ ए पार्ट ऑफ, इसको हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मैथड बोलते हैं। मीन्स कि नियर द जॉब ट्रेनिंग, कि जैसी आपकी जॉब के टाइम जैसी ट्रेनिंग होगी वैसी ही सेम। तो इसको हम ऑन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मैथड बोलते हैं। सी इज़ द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू अनएथिकल बिहेवियर आर। कौन से फैक्टर्स हैं जो अनएथिकल बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिया गया है पुअर लीडरशिप, पुअर इंटरनल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट शुड बी डी। यहाँ पे मैंने शायद आपको इसका ऑप्शंस नहीं दिए, उसका शायद ऑप्शन पीछे लिखना मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर आई थिंक सो डी होना चाहिए आपका। ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज रिलेटेड टू, ये किस से रिलेटेड है आपका? ट्रांजैक्शन एनालिसिस बेसिकली आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड है। जो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पे 3 लेवल्स पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। और जब हम इंडिविजुअल लेवल पे इसको स्टडी कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें एक इंडिविजुअल से रिलेटेड लाइक उसकी पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड और लर्निंग, ये सारे फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है डिटेल में, और उससे रिलेटेड थ्योरीज को भी हमें स्टडी करना पड़ता है। उसमें ही एक टर्म आती है आपकी ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जिसको मैंने ऊपर शायद यहाँ पे देखिए मैंने इसका एक नोट बना के भी डाला हुआ है। ये एक साइको एनालिटिकल थ्योरी है जहाँ पे हम एंड द मेथड ऑफ थेरेपी वेयर इन द सोशल ट्रांजेक्शन्स आर एनालाइज टू डिटर्मिन द ईगो स्टेट ऑफ द कम्युनिकेटर। हम यहाँ पे कम्युनिकेटर की एक तरह से बोल सकते हैं कि उसकी स्टेट को हम डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं, लाइक पेरेंट लाइक है या चाइल्ड लाइक है या एडल्ट लाइक है, एज द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। हमें उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम उसकी स्टेट को हम देखते हैं कि उसका ईगो लेवल कैसा है, हमारे पेरेंट्स की तरह है, एक बच्चे की तरह है या किसी बड़े की तरह है। ओके, इसको हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस बोलते हैं।
नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे भी हमें मैच ही करना है। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास जब मैच करने के लिए दिया गया है तो आप इसमें से वो ऑप्शन ढूंढ लो जो जिसके लिए आप श्योर हो। नेक्स्ट यहाँ पे है एन ऑर्डिनरी पर्सन डज नॉट वांट टू वर्क ऑन हिज ओन। देखिए एक्स थ्योरी जो थी दैट वाज रिलेटेड टू दिस। एक्स थ्योरी में क्या कहते थे कि कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता। ही और शी विल वर्क अगर उसको या तो कोई पर्सन उसको गाइड करे या उसको रिवॉर्ड करे उस काम के लिए या उसको पनिश करे। मीन जब तक कि कोई पर्सन उनको सुपरवाइज करके ये नहीं बताता या गाइड नहीं करता या उनको पनिश नहीं करता उस काम ना करने के लिए, तब तक वो लोग अपनी मर्जी से कोई भी काम करना नहीं चाहता। तो ये हमारा एक्स थ्योरी से ए पार्ट इज रिलेटेड टू एक्स थ्योरी। और इसके ऑपोजिट एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क ऑन हिज ओन, तो हम वाई थ्योरी में कहते थे कि ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, जो एक सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं हर वर्क में। दैट वाज रिलेटेड टू वाई थ्योरी। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए बी जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू 3 और 4। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं, वी कैन सी द ऑप्शंस। ए बी सी डी में हम ए बी को देखेंगे कि 3 और 4 के साथ कहाँ पे रिलेट कर रहा है। 3 और 4 के साथ एक तो बी ऑप्शन में आ गया आपके पास और एक आपके पास आ गया डी ऑप्शन में, ठीक है। बी और डी ऑप्शन में से ही अब आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाइजीन थ्योरी और एक है आपकी हायरार्की थ्योरी। सी आपकी जो हाइजीन थ्योरी थी दैट वाज मोटिवेशनल फैक्टर, तो इट मीन्स कि सी का 2 के साथ कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, सी का 2 के साथ कॉम्बिनेशन है डी ऑप्शन में। सो योर आंसर शुड बी डी। और जो एक बच गया एस्टीम नीड्स आपकी, दैट वाज हायरार्की थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय मैस्लो, जिसमें हमने 5 हायरार्की का जो बात की थी कि वो आपकी एस्टीम नीड्स थी कि एक नीड्स फुलफिल करने के बाद आप सेकेंड हायरार्की के लेवल पे शिफ्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टाफिंग प्रोसीजर इन द करेक्ट सीक्वेंस। जब भी आपको जो आपके मैनेजमेंट के फंक्शन थे उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक फंक्शन आपका स्टाफिंग का भी आता है, तो उसके प्रोसीजर में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनिंग द सोर्स ऑफ पर्सनल सप्लाई, सेकेंड इज प्रिपेयरिंग द पर्सनल स्पेसिफिकेशन, थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ पर्सनल एंड फोर्थ इज डिटर्मिनिंग द पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो देखिए जब भी आपको स्टाफिंग करनी होगी, कुछ लोगों को हायर करके अपने पास आपने बुलाना है, तो आपको देखना पड़ता है कि उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप प्रिपेयर करते हो पर्सनल स्पेसिफिकेशन, तो आपको पता है कि ये आपका 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो आप ऑप्शन देखिए 2 से कितने स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप डिटर्मिन करते हो कि आपको ऐसी लोगों की सप्लाई कहाँ से मिल सकती है, सोर्सेज को ढूंढते हो कि ऐसी जैसी स्पेसिफिकेशन आपने डिसाइड की है ऐसे लोग आपको कहाँ से मिलेंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल डिटर्मिनिंग द, आप डिटर्मिन करोगे पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, उनके उन करेक्टरिस्टिक्स को एक तरह से मैच करोगे अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ कि ये लोग वही लोग हैं जिनको आप चूज़ करना चाहते हो, और उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो उस पर्सन को। सो राइट प्रोसीजर इज 2 1 4 3। ओके, and now next question, in which one of the following market situation the practice of price rigidity is found। okay, तो आपने टाइप ऑफ मार्केट तो पढ़ी ही होंगी, जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट थी, ओलिगोपोली थी, मोनोपोलिस्टिक थी और आपकी डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली मार्केट है। तो आप इनमें से प्राइस रिजिडिटी किस वाली सिचुएशन में आपको मिलती है, मीन यू कैन फाउंड द प्राइस रिजिडिटी। तो प्राइस रिजिडिटी हमारी कौन सी मार्केट में होती है, आपको इनके मेन फीचर्स जैसे परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एग्जिट फ्री एंट्री होती है, वहाँ पे हर जो आपका कंज्यूमर है उसको एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्राइस का एग्जैक्ट पता होता है कि कितना है प्राइस, उसको अवेयरनेस होती है उसके बारे में। तो ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या क्या थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री और एग्जिट पे, और जो इसमें भी बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं लाइक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओलिगोपोली में हम फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब थोड़े से सेलर्स होते हैं, ज़्यादा सेलर नहीं होते। तो जो ये प्राइस रिजिडिटी वाला जो है जो सिचुएशन फाइंड आउट होती है दैट इज़ इन ओलिगोपोली मार्केट। ओके, सो योर आंसर शुड बी सी। The authoritarian
लीडरशिप स्टाइल गोज़ विद, तो ये मैंने आपको बताया था अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल जो है वो हमारा थ्योरी एक्स का वो है, पार्ट है। थ्योरी एक्स में ये चीज़ आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि लोग अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते हैं, वो लोगों जो उनका सुपीरियर है उनके आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर्स की वेट करते रहते हैं। वो इस बात की वेट करते हैं कि या तो उस काम के लिए उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा या उनको अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है। दैट्स वाई दे विल डू द वर्क, अदरवाइज वो काम नहीं करना चाहते। तो थ्योरी एक्स जो थी ये इसके साथ जाती है। थ्योरी एक्स जो है वो अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल के साथ जाती है। सो आंसर शुड बी ए। यस, द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द 4 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले तो आपको ग्रुप फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसीजर है उसमें कितने आपके स्टेप्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज फॉर्मिंग, स्ट्रॉमिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ये जो स्टेप्स हैं दैट दोज आर द पार्ट ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। तो अब आप देखिए इनमें से 4 स्टेजेस कौन सी हैं आपको, जिनके मैंने नाम लिए ऑब्वियसली वो 4 तो इसमें इंक्लूडेड ही हैं। तो डिस्कसिंग और वार्निंग इसमें ये पार्ट नहीं होते। तो आपको सबसे पहले जो फॉर्मिंग है, देन स्ट्रॉमिंग, देन नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, तो ये आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो आंसर शुड बी 1 2 4 6। आप देखिए 1 2 4 6 कहाँ पे आ रहा है, ये है आपका ऑप्शन डी में। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप बाई चांस भूल भी जाते हो कि इसमें कौन कौन से आपकी स्टेजेस होती हैं, तो इसमें से एक और बहुत आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। यू कैन सी, आपको अगर किसी के बारे में कंफर्म है, लाइक आपको पता है कि डिस्कसिंग इसका पार्ट नहीं था, आपने ये कभी नहीं पढ़ा उसके स्टेजेस में, तो आपको पता है कि 3 ऑप्शन जहाँ जहाँ भी आ रहा है वो हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो इसी से आप देख लीजिए, अगर 3 वाला आंसर ऑप्शन में आंसर नहीं होना चाहिए तो ए बी सी में तीनों में सी था, 3 वाला ऑप्शन था, तो आपने इन तीनों को क्या करोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर बचा डी। सो योर आंसर शुड बी डी। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को, मतलब आप उल्टा चल के भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। आपको आंसर अगर एग्जैक्टली वो स्टेजेस नहीं याद है तो जो नहीं है स्टेज उसको पकड़ो और ऑप्शन को डिलीट करते चलो। ओके, द स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड। स्टाफिंग पे एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि स्टाफिंग में कौन सा जो है वो स्टाफिंग का बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ही नहीं है। यहाँ है परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कि होता है, प्लेसमेंट ये भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, डी स्पैन ऑफ कंट्रोल। सी स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। पहले तो आप देखिए स्टाफिंग के फंक्शन में हमारे बेसिकली होते क्या क्या है, रिक्रूटमेंट की जाती है, वहाँ पे सिलेक्शन की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और कंपनसेशन, ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। तो आपको अगर स्टाफिंग के फंक्शन पता है तो वहाँ से भी आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। बट एक और चीज़, जैसे यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल का कोई उसके साथ कंसर्न ही नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टाफिंग फंक्शन। ओके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग डज ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जॉब रोटेशन नॉट इंक्लूडेड, प्लान्ड प्रोग्रेशन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और टेम्पररी प्रमोशन। तो इसमें से क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में होता क्या है, जो यहाँ पे लिखा गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि आप किसी जॉब में हो और आप वहाँ पे आपको ट्रेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो ये नीचे आपके ऑप्शन है उसमें सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो हम करते क्या है कि बेसिकली हम जो जॉब पे पर्सन है उसको ट्रेन करते हैं, उसको वैसे ही एटमॉस्फेयर या वैसा ही इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रैक्टिकली, मतलब उसको वो काम करने का उसको प्रैक्टिकली एक मौका दिया जाता है। जिस भी मशीन से उसने डील करना है उसके पास जाके उसको वहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मीनिंग ये होता है। तो दैट इज़ वो एक तरह से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की तरह है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो हमने इन क्वेश्चन, दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ मैंने इतने ही इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, रीज़न बीइंग कि ये काफ़ी लंबा हो जाता। और इसमें जो कुछ टर्म्स हमने यूज़ की, लाइक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है, या फिर आपकी थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई क्या है, इनकी मैंने थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको एंड में दे दी हैं सो दैट कि यू कैन गो थ्रू इट। और एक और चीज़, थ्योरी एक्स को हम कैरेट एंड स्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। तो आपने कभी कभी ये छोटी छोटी टैगलाइंस
जो कि दी होती हैं, जैसे मैग्रॉर ने ये टैगलाइन इसके लिए दी थी। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि थ्योरी एक्स किससे रिलेटेड है, तो आप कैरेट एंड स्टिक, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि कैरेट एंड स्टिक जो है वो किस थ्योरी का एग्जाम्पल है, किससे रिलेट करता है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। और नेक्स्ट सीरीज़ में आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट सीरीज़ इसका जो सेकंड पार्ट है वो आ जाएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thanks a lot.